हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम प्रश्नावली 1.2 का आपका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो निम्नलिखित जो पूर्णांकों का अपने को अचयब तथा एलसीएम ज्ञात करना है, और अचयब तथा एलसीएम ज्ञात करने के पश्चात हमें ये जांच करनी है कि जो दो संख्याओं का जो गुणनफल उनके अचयब के गुणनफल तथा उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अचयब तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें ज्ञात करना है, ये जांच करनी है। और अचयब और एलसीएम पहले से सबसे पहले ज्ञात करनी। तो देखिए दो संख्याएं अपने को दो दिए गए हैं, दो सब पार्ट है इस क्वेश्चन के, दो भाग। पहला भाग में 26 और 91 दी गई और दूसरे भाग में 510 और 92। ये दो संख्याओं के अपने को जोड़े दिए गए। इनके अपने को 26 और 91 का पहले तो अचयब ज्ञात करना है और फिर क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। और फिर देखना है इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, अपने को गुणा करना है और फिर अचयब का गुणा और एलसीएम का गुणा आपस में करना और जांच करनी है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके अचयब तथा एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है या नहीं, ये अपने को करना है। तो चलिए सबसे पहले अचयब ज्ञात करते। अब अचयब ज्ञात कैसे ज्ञात करती है, अचयब ज्ञात करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। अचयब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। अब 26 का गुणनखंड करना है अपने को और 91 का गुणनखंड करना है। 26 और 91 का गुणनखंड करना है अपने को। 26 और 91 का गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, देखिए इधर, ये देखिए 26 का गुणनखंड, 26 का गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं। यहाँ 26 रखा, यहाँ सबसे पहले किसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, फिर आगे इस तरह से बढ़ते जाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। क्या 2 से 26 विभाजित है? हाँ बिल्कुल है। इसके बाद क्या आया, 13। तो 13 क्या है, अपने को पता है कि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 का स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, तो 13 का 13 में भाग देते हैं, तो क्या 1। तो 26 के तो भी गुणनखंड हो गए, 26 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। 26 के क्या गुणनखंड है, 2 और 13, 2 गुणा 13, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 26 के तो हो गए भी, क्या हो गए, 26 के तो हो गए। अब देखिए अब किसके करते हैं, 91 के करते हैं। किसके करते हैं, 91 के करते हैं। अब 91 में देखिए, क्या 91 में 2 से विभाजित होगा क्या, 91 नहीं, क्योंकि इसकी इकाई का अंक है, क्योंकि इसके इकाई का अंक वो सम संख्या नहीं है, वो एक विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 2 से तो विभाजित नहीं होगा। क्या ये 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो देखिए इसके अंक कौन कौन से हैं, 9 और 1। 9 और 1 का योग की 10, 10 क्या 3 से विभाजित है, नहीं है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो फिर 3 के बाद देखिए, 3 के बाद से 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 5। क्या ये 5 से विभाजित है, नहीं है, क्योंकि 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिनकी इकाई का अंक या तो क्या हो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। याद रखिए 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिनकी इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। तब देखिए 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अब देखिए 7 से विभाजित होने के लिए 7 का भाग देकर देखते हैं, ये 7 से विभाजित होगी, क्योंकि 7 का भाग देने पर ये इस पर क्या आएगा, 13। 13 7 ही 91 होता है, तो ये 13 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 13 का भाग दिया। और ये इसके 91 के क्या गुणनखंड हो गए, 7 गुना 13। ये देखिए ये क्या कर लिए अपन ने, गुणनखंड कर लिया अभी दो संख्याओं। अब अचयब ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, अचयब देखिए, अचयब किन किन का, 26 और 91 का, 26 और 91। अब 26 और 91 का अचयब किस प्रकार से ज्ञात करती है, ये देखो। सबसे पहले ये मैं आपको देता हूँ, 26 और 91 का अचयब, ये जो अपन ने गुणनखंड किए हैं, अब
दोनों में देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 13 और नीचे वाले में क्या है 13। तो दोनों में ऊपर वाले में 13 नीचे वाले में 13 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हो गया 13। तो HCF क्या हो गया यहाँ पे 13, HCF क्या हो गया 13। अब देखिए अब HCF तो ज्ञात कर लिया, अब LCM किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। LCM ज्ञात करने की विधि बताता हूँ। LCM ऑफ 26 और 51। अब देखिए अब जो उभयनिष्ठ थे जो अपने LCM लिए HCF था उनको एक बार छोड़ दो, यानी 13 का अपन जिक्र नहीं करेंगे। ऊपर भी 13 है नीचे भी 13 है। इसके अलावा संख्या देखिए, इसके अलावा कौन सी 2 और 7, 2 गुणा 7 लिख दिया। अब 13 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 2 बार नहीं लिखना अपने को क्या है एक बार लिखना है। तो ये क्या हो गया अपना, ये LCM हो गया। अब LCM किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अपने देख लिया कि जो ऊपर संख्या है वो ऊपर की सारी संख्या लिख ली, 2 लिख ली यहाँ पे, फिर नीचे की 7 लिख ली, ऊपर की 13 क्या है 13 इसलिए नहीं लिखी, 13 दोनों जगह है, तो दोनों जगह तो 2 बार नहीं लिखेंगे, जो 2 बार ये आई हुई है उसको क्या है एक बार लिखते हैं, उसको एक बार लिखते हैं। ये LCM ज्ञात करने की एक विधि होती है, ये LCM ज्ञात करने की विधि। अगर इस प्रकार से आपके समझ में नहीं आए तो एक और मैं आसान सी विधि बताता हूँ आपको कि भी LCM ज्ञात करने की आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ये देखिए 26 और 51 दोनों को एक साथ रख लीजिए। दोनों क्या एक साथ रख लिया अपन ने, दोनों को एक साथ रख लिया। अब देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अगर 2 से अगर इन दोनों में से कोई एक भी विभाजित हो रही है तो भाग देंगे। ये जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ विभाजित हो, कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक। तो 26 हो रही है विभाजित 2 से, तो 2 का भाग भी जरूर देंगे। यहाँ क्या आ गया 13, यहाँ 91 का 91 रह गया। अब देखिए अब 2 के बाद 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 3 होती है, तो 3 से क्या ये विभाजित होंगे। क्या आपको लगता है कि 3 से क्या 13 या 91 दोनों ही 3 से विभाजित नहीं हो रही, तो 3 का जिक्र अपन नहीं करेंगे। तो 3 के बाद देखते हैं 5, अभाज्य संख्या सबसे बड़ी 5। अब 5 से कोई भी एक संख्या हो रही है या दोनों हो रही है क्या, नहीं, 13 भी नहीं हो रही 91 भी नहीं हो रही, दोनों ही संख्या 5 से विभाजित नहीं हो रही। अब इसके बाद देखते हैं 7। अब 7 से 13 तो नहीं हो रही पर 91 जरूरी है, तो 7 का भाग देंगे। 13 तो ऐसे के ऐसे, और यहाँ 91 ये 13, और फिर क्या बचा 13 आ गई। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 का ही क्या देंगे भाग देंगे। ये इस तरह भी LCM निकाला जाता है। ये क्या हो गया 2 गुणा 7 गुणा 13, ये वही LCM। या फिर इस प्रकार से ज्ञात कीजिए कि एक जो ऊपर नीचे उभयनिष्ठ है उनको तो एक बार लिखो, और बाकी की जो भी गुणनखंड बच गए दोनों के वो एक साथ लिख दो गुणा में। यही क्या है LCM ज्ञात करने की विधि है। ये एक बार ये देखिए यही अपन ने यहाँ से निकाला, समझ में आ गया आपको सब। तो देखिए यहाँ 14 गुणा 13, ये क्या आ गया 142, क्या आ गया अभी 142, ये इसका आ गया LCM HCF और ये LCM। अब अपने को जांच करनी है, जांच क्या करनी है, जांच अपनी करनी है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल करते हैं पहले। संख्याएं कौन सी 26 और 91, 26 और 91 का गुणनफल अपने को ये HCF और LCM के गुण के बराबर होना चाहिए, ये अपने को यहाँ दर्शाना है। अब देखिए 26 और 91 का अपन क्या करते हैं गुणनफल करते हैं। 26 और 91 का क्या करते हैं अपन गुणनफल करते हैं। तो 26 और 91 का एक बार हमने गुणा करते हैं। अभी देखिए मैं आपको यहाँ गुणा करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये होंगे। 26 और 91 का गुणा करके देखिए भी बहुत ईजी। ये देखिए 6 54
2, ये 2366 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? 2366 हो गया। ये तो हो गया संख्याओं का गुणनफल। और अब ये तो संख्याओं का गुणनफल आ गया अपने पास। क्या आ गया? संख्याओं का गुणनफल 2366। अब देखिए, अब HCF गुणा LCM करते हैं। HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM करते हैं तो 13 गुणा 182 करते हैं। अब 13 गुणा 182 का भी देख लेते हैं भी, यहीं अपने को स्पष्ट तरीके से गुणा करके देखेंगे भी, लेको दर्शा दें। ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ वो रफ का कार्य है आपका। 182 गुणा 13 करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और 18 3 54 गुणा 182। ये देखिए, ये भी क्या आ रहा है? ये आ रहा है कि 13 और 182 का गुणनफल HCF गुणा LCM किया, वो भी 2366 आया, यानी 2366 आया। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? अतः मैं यहाँ यहीं पे लिख रहा हूँ जगह का, अतः संख्याओं का गुणनफल, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये देखिए, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये अपन ने क्या है? ज्ञात कर लिया। सबसे पहले क्या किया अपन ने? ये देखिए, सबसे पहले अपन ने दो संख्याएं दी गई, उनका क्या किया? गुणनखंड किया। अभी 13 और 26 का गुणनखंड किया। 13 का नहीं, 26 और 91 का गुणन किया, 26 का गुणनखंड किया तो 2 गुणा 13 आया और 91 का 7 गुणा 13 आया। तो HCF ज्ञात किया, उसके बाद गुणनखंड करने के बाद HCF किस प्रकार, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड किए, उनमें जो संख्या उभयनिष्ठ है, जो गुणनखंड उभयनिष्ठ है, वही गुणनखंड क्या है? HCF होगा। तो यहाँ ऊपर और नीचे क्या देखा आपने? 13, तो 13 उभयनिष्ठ है तो 13 यहाँ गुणनखंड हो गया। इसका HCF हो गया 13 गुणनखंड, HCF हो गया 13 और 26 और 91 का। इसके बाद देखिए LCM, इसके बाद LCM ज्ञात करते हैं। अब LCM ज्ञात करने की क्या विधि है कि दोनों जो संख्याएं हैं उनके गुणनखंड लिख लो, उनके जो गुणनखंड है वो दोनों एक साथ लिख लो। पर शर्त क्या है कि जो उभयनिष्ठ है उनको एक ही बार लिखना है, जो दोनों में है उनको एक बार लिखना और बाकी सारों को लिख लो। ऊपर क्या थी? 2 थी, 2 लिखा यहाँ पे, गुणा, फिर 7, नीचे 7, फिर 13 क्या दोनों में है, ऊपर भी 13 नीचे भी, तो उसको क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। तो फिर इनका जो गुणा किया 182, ये क्या आ गया अपना? LCM आ गया। अब फिर अपन ने क्या की? जांच की। ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके HCF के गुणनफल तथा LCM के गुणनफल के बराबर है। ये अपन ने क्या है? यहाँ जांच कर ली भी, अतः और बता भी दिया कि ये होता है। ये अपना एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब देखिए दूसरा पार्ट करते हैं। उसमें क्या है? 510 और 92 का अपने को HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है, और उसके बाद जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात कर, HCF और LCM ज्ञात करने से पहले क्या करते हैं? इनके गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। तो 510 बराबर यह। अब देखिए मैं गुणनखंड बताता हूँ आपको कि ये देखिए 510 के गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। 510 उसमें क्या देते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। क्या 2 से ही विभाजित हो रही है? हाँ जी बिल्कुल हो रही है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। 2 से वे संख्याएं विभाजित होती है जिनका इकाई का अंक या तो 0 हो या सम संख्या हो।
या तो शून्य हो या सम संख्या हो। तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देने पर इसमें क्या आ गया, 510 में 2 का भाग देंगे तो 255। अब 255 देखिए, 255 में क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाइकांक एक विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद देखिए कि ये क्या 3 से विभाजित हो रही है, तो इसके अंकों का योग देखो, 255 के अंकों का योग 2 5 5 है, तो 2 + 5 7 + 5 12, 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 का भाग देंगे तो 3 से विभाजित होगी, तो 3 का भाग देकर देखिए, तो ये सबसे पहले 25 में देंगे तो 8 × 24, 1 बचा और 5 85, ये 85 आ गया 3 का भाग। अब देखिए 85 में क्या 3 का भाग जा रहा है, और तो 8 है + 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो किससे विभाजित करेंगे इसको विभाजित करेंगे 5 से। इसके बाद विभाजित किससे करेंगे, 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5। अब 5 का क्या भाग जा रहा है इसमें, जी बिल्कुल जा रहा है 5 का भाग। क्यों जा रहा है 5 का भाग, क्योंकि इसका इकाइकांक 5 है, और जिन संख्याओं का इकाइकांक या तो 0 या फिर 5 हो तो वो 5 से निश्चित रूप से विभाजित होती है, ये अपने को पता है। ये 5 से विभाजित होगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 × 5 85, तो 17, फिर 17 क्या है, एक अपने को पता है 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 का स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो 17 का 17 में भाग देने पर 1। ये क्या हो गई अपने पास 510 के गुणनखंड हो गए। अब 510 के गुणनखंड किस प्रकार से लिखते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा और 17। ये देखिए ये क्या हो गई अपने पास 510 के गुणनखंड देख लिया आपने। अब देखिए 510 का गुणनखंड तो मिटा देता हूँ यहाँ से, और अब 92 के गुणनखंड करते हैं। किसके गुणनखंड करते हैं भाई, 92 के गुणनखंड करते हैं। तो 92 के गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं कि 92, देखिए अब 92 का इकाइकांक 2 है, तो 2 है तो मतलब एक सम संख्या 2 से विभाजित होगी, तो 2 का भाग इसमें जरूर जाएगा। 2 का भाग देने पर यहाँ पे क्या आया 46, और 46 में भी 2 का भाग जरूर जाएगा भाई, क्योंकि ये इसके इकाइकांक एक सम संख्या है। तो फिर यहाँ पे 23 अपने को पता है कि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा। ये क्या है, तब देखिए 92 के गुणनखंड किस प्रकार हुए, 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखिए इसके ये तो हो गए गुणनखंड, क्या हो गए ये गुणनखंड। ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये रफ कार्य आपको समझाने के उद्देश्य से है, सिर्फ ये जो साथ में मिटाते जा रहा हूँ। ये आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को क्या है एक बार पॉज करके और बैक करके देख सकते हो कि भी किस प्रकार सर ने ये अपने को समझाया है, वो सब आपके अपने ऊपर है। तो यहाँ देखिए अब देखिए अपने को क्या है, अपन ने गुणनखंड तो कर लिए भाई। अब गुणनखंड करने के बाद अपने को क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भी, HCF ज्ञात करना है। अब HCF और किसका 510 और 92 का HCF। अब मैंने बताया था पिछले में क्या किया कि जो 2 संख्या है उनके जो उपनिष्ठ गुणनखंड है उनको लिखो। अब ऊपर देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 23, इसमें 17। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, मतलब एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया 2। तो अब आप ये कहोगे कि सर इसमें तो 2 और उस ऊपर वाले में 1 है, तो क्या 2 लिखने, नहीं लिखने, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर भी यहाँ भी 1 और 2 होता तो अपन 2 गुणा 2 लिख लेते। अपने को क्या जोड़े में इसको इसके संगत ये है, पहले वाले 2 के संगत 1 2 है, पर जो नीचे वाले 2 मिला है अपने को उसके संगत ऊपर कोई 2 नहीं है, तो इसलिए HCF क्या हो गया, सिर्फ 2 हो गया। HCF क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करती हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब एलसीएम 510 और 92 का क्या ज्ञात करती हैं, एलसीएम ज्ञात करती हैं। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं 510 और 92 का क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने ये बताया था कि जो उभयनिष्ठ है उनको तो एक बार लिखो,
उनको तो क्या है एक बार लिखो कि जो अपन ने जो जोड़ा बनाया था, एक ऊपर 2 और नीचे 2, इसका एक जोड़ा बन गया था अपने पास। उस जोड़े में से एक को उठाया था अपने पास, उस जोड़े में से तो एक को ही लिखना है कि भी ऊपर वाले 2 और ऊपर वाले नीचे वाला 2, ये दोनों 2 बार निकल, इनको एक ही लिखना और बाकी को गुना में लिख दो। इनको 2, फिर ऊपर वाला लिखो 3 गुना 5 गुना 7। अब नीचे वाला लिखो, ऊपर वाले 2 की जगह नीचे वाले 2 की जगह अपन ऊपर लिख चुके हैं, तो ये 2 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं, इसको नहीं लिखेंगे भैया। अब इसको नहीं लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे और ये 23 लिखेंगे, 2 गुना 23। ये हो गया अपना एलसीएम। अब एलसीएम इसको सुव्यवस्थित तरीके से लिखूँ मैं थोड़ा सा कि अब 2 यहाँ पे ले आऊँ, तो 2 की घात 2 हो गई, 2 सीधा ही लिख देता हूँ एक बार, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 23, यहाँ 17 है, सॉरी 17 गुना 23। ये हो गया अपने पास। ये कि भी मैंने क्या समझा है कि एलसीएम में जो एचसीएफ के जोड़े बनती हैं, ऊपर 2 और नीचे 2, तो इन 2 यहाँ 2 है ना, एक ऊपर एक नीचे, उनकी जगह 1 2 लिखना है और बाकी के लिख दो 3 5 17 2 और 23, इनकी जगह 1 लिखना है और बाकी की जगह वो एज इट इज लिख दो। ये हो गया अपना एलसीएम हो गया। ये अपना क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एलसीएम को गुणा करके देखते हैं। अब एलसीएम का गुणा करके देखते हैं। ये 12 12 पंजू 60 और 60 गुना 17 1020 और 1020 गुना 1020 से गुणा 23। अब 1020 गुणा 23 हो गए। अब 1020 गुणा 23 को किस प्रकार से ये इसका गुणा करेंगे, ये इसका गुणा करेंगे तो क्या हो गया 23,460। क्या आ गया भाई 23,460 की। आप गुणा करके देख लीजिए, तो ये आएगा 1020 गुणा 23। ये मैं आपको इस समझाने के उद्देश्य से कर रहा हूँ और बाकी इसमें कोई कुछ बड़ी बात है नहीं। 0 ये देखिए 23,460 यही आया। ये गुणा करने के बाद भी यही आया अपने पास, ये आ गया। अब देखिए एलसीएम ज्ञात कर लिया अपन ने, एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात कर लिया अपन ने, ये एजुकेशन का आधा काम तो कर दिया। अब एक काम और बचा, इन्होंने कहा है कि संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपने को जांच करनी है, ये जांच करनी है। यहाँ पे जांच लिख देते हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर करता है उस प्रकार से अपन भी कर देंगे। यहाँ जांच, देखिए जांच क्या करनी है। फिर जांच में संख्याओं का गुणनफल, पहले क्या करते हैं संख्याओं का गुणनफल करते हैं। भी संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन कौन सी है 510 गुणा 92, 510 गुणा 92। ये अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, 510 गुणा 92। 510 गुणा 92, पहले 510 और 92 का गुणा करते हैं। 510 गुणा 92 लिखते हैं, 510 और 92 का गुणा करते हैं सबसे। तो ये देखिए 0 2 और 10, 1020 और 0 9 9 5 9, ये आ गया 46,920। क्या आ गया 46,900 यहाँ पे लिखता हूँ भाई 46,920। ये संख्याओं का गुणनफल आ गया। ये क्या आ गया संख्याओं का गुणनफल आ गया अभी यहाँ पे। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। अब क्या करते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम करते हैं। तो 2 गुणा एचसीएफ क्या था 2 गुणा
और एलसीएम 23,400। इसका गुणनफल करेंगे तो 23,460 का गुणा 2 से करेंगे तो यही आ गया 46,920। ये आ गया 46,920। ये अब एचसीएफ गुणा एलसीएम भी संख्याओं के गुणनफल के क्या आ गया, बराबर आ गया अभी। तो अब देखिए, अब यहाँ अब अपन लिख देंगे ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वही बात लिख रहा हूँ कि अतः, यहाँ बाद में लास्ट में लिखना है सबसे, अतः संख्याओं का गुण, यही बात है कि संख्याओं का गुणनफल, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसी का गुणनफल। ये बात मैंने लिख दी। ये आपके पूरी तरह से, उम्मीद करता हूँ ये आपके पूरी तरह से समझ में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। सबसे पहले क्या करना है, जो दो संख्याएं दी गई है उनका क्या है करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ के बाद एलसीएम ज्ञात करना है। वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता भी दिया भाई। और उसके बाद ये जांच करनी है कि जो दो संख्याओं का गुणन उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी आपको समझा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करने। तो अपने को जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या करना है, जो संख्याएं दी गई है उनके एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने, और वो भी अभाज्य गुणनखंड की विधि। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह का सेम, यहाँ जांच नहीं करनी है, बस उसी तरह से है। फिर भी मैं करवाता हूँ। देखिए यहाँ से, ये देखिए, अब अभाज्य गुणनखंड करने सबसे पहले तो 12 की गुणनखंड करवाए। 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड में तो सीधा आपको विधि बताई थी कि किस प्रकार से, आप तो इस प्रकार से कर लिया करो कि 12 को यहाँ रखो। फिर सबसे पहले 12 में क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 का भाग 2 क्या आ गया 6, फिर 2 का भाग और 6 में जाएगा 3, फिर 3, इस प्रकार से हो गई। 12 के तो हो गए 2 गुना और 3, ये हो गए 12 के। अब देखो, अब 15 के करने इस प्रकार से, 15 के भी करके दे देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ 15 यहाँ रखा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, पर 2 15 को विभाजित नहीं करती है, तो 2 के बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3। 3 15 को विभाजित करती है, तो यहाँ क्या होगा 5, 5 में 5 का, ये 3 गुणा। अब 21 के इसी प्रकार, तो 21 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग किसका जाएगा, यहाँ भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। 21 यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, क्योंकि 2 का तो भाग पूरा जाएगा नहीं, इसमें विभाजित करेगी नहीं 2 तो 21 को, तो 3 विभाजित करेगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। 7 को क्या 7 ही विभाजित करेगी, तो 3 गुणा 7। ये क्या हो गया, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये क्या कर लिया अपन ने, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। सबसे पहले 12 के किए, फिर 15 के, फिर 21 के, ये कर ली। अब एचसीएफ जिस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ किसका, 12, 15 और 21 का। अब एचसीएफ जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कॉमन है जो ऊपर तीनों में, वही क्या है, इसका क्या है, वही क्या है एचसीएफ है। तो इसमें क्या है, यहाँ 3 है। सबसे पहले देखिए, ऊपर 2 है तो नीचे किसी में 2 नहीं है, और 2 नहीं है, ऊपर फिर 2, इसमें नहीं है 2, ऊपर फिर 3, देखिए ऊपर 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो क्या है 3 1 अभाज्य गुणनखंड आ गया। ऊपर तो कुछ बचा नहीं। अब 5 बीच वाले में ऊपर नहीं है, नीचे वाले भी नहीं है, सिर्फ बीच वाले में। 7 सिर्फ नीचे वाले में, तो ये सिर्फ 3 ही क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसके बाद देखिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि जो सभी गुणनखंडों को लिख लो, चाहे ऊपर वाले 2 गुना, मैं लिखता हूँ 2 गुना 2, फिर 3। अब यहाँ, अब आप मैंने बताया था जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 जगह है, तो तीनों जगहों का एक ही बार लिखना अपने को।
नहीं, 3 बार नहीं लिखना 3 संख्या को। अब संख्या 3 को 3 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है 3। तो ये 3 लिख दिया। फिर क्या बचा, यहाँ 5, फिर नीचे 3 अपन लिख ही चुके हैं, तो क्या बचा 7। तो अब देखिए, अब इनका गुणन करते हैं। ये 4 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60 और 60 को 7 से गुणा करने पर 420। ये 420 ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया किसका, 15 और 21 का। यहाँ मैं इसके एलसीएम के ब्रैकेट में लिख लीजिए 12 15 21, यानी एलसीएम किसका है। मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ दोबारा, ये जो चीज़ यही चीज़ मैं दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ पे एलसीएम के आगे किसका एलसीएम 12 21 का एलसीएम, तो क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये इनका गुणा किया तो अपने पास क्या आया 420। ये क्या हो गया, अपने पास एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो गया। एचसीएफ क्या आ गया 3 आ गया और एलसीएम क्या आ गया 420 आ गया। ये बहुत ईजी है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखिए दूसरा देखते हैं इसका। अब इसमें 3 संख्या 17 23 और 29, इनके क्या कीजिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपने को। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 17 के और 23 के और 29 के। अब देखिए 17 क्या है, अपने को पता है 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 17 को क्या है 1 गुणा 17, 1 गुणा 17 लिख सकते हैं। और 23 भी क्या है, अपने को पता है एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 में 23 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 23 में 23 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 17 में भी 17 के अलावा तथा 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता अभी। और 29 भी ऐसी एक अभाज्य संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तीनों की तीनों क्या है, अपने पास अभाज्य संख्या है। तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। 1 गुणा 23 और ये 1 गुणा 29, ये लिख दिया। इस प्रकार से लिख लिया अपन ने, गुणनखंड कर दिया। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भी, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ किसका ज्ञात करना है, 17 23 और 29। अब देखिए इनमें क्या कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है आपको, कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा सिवाय 1 के। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 1, क्या हो गया अभी 1, यानी 1 हो गया। अब देखिए, अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब एलसीएम किसका, 17 23 और 29 का क्या ज्ञात करते हैं भी, एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात मैंने ये बताया था, जो उभयनिष्ठ है उसके अलावा सभी को लिख दो। जो उभयनिष्ठ है उसको तो एक बार लिखो और सभी को गुणनखंडों को लिख दो। तो यहाँ पे पहले 17 1 भी लिख लेता हूँ, 1 गुणा 17 1, फिर 23 गुणा 29, ये क्या हो गया 17 गुणा 23 गुणा 29 हो गया। अब देखिए पहले गुणा करके देखते हैं इनको। अब 17 गुणा 23 करते हैं सबसे पहले। 17 गुणा 23, 7 या 21, 6 8, 17 दूनी 34, ये क्या हो गया अपने 7 21 और 3 1 सॉरी गलती कर दी यहाँ पे। यहाँ देखिए ये गुणा करते हैं, 7 या 21 और फिर क्या है 3 1 3 और 5, फिर 17 दूनी 34, ये 1 391। फिर देखिए 391 को क्या, ये 23 और 17 का तो हो गया। अभी किससे 29 से गुणा करते हैं, इसको क्या करते हैं 29 से गुणा। 29 से गुणा तो 9 81 बचे 8, 9 3 27 और 8 35, 2 18, 6 और 1 7, ये हो गए 9 3
वो 3 8 5 13 11,339। ये क्या हो गया 11,339। ये क्या हो गया अपने पास एलसीएम। ये देखिए भी कैलकुलेशन है, गुणा है, थोड़ा सा आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी, और कुछ नहीं इसमें गुणा करना, क्योंकि गलती हो जाती कई बार गुणा करते वक्त भी। तो भी गुणा की अपने को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जो मैं भी कर रहा था तो थोड़ी बहुत मेरे से भी हो रही थी। तो ये गुणा की अपने को क्या है, प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं। और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने में कोई बड़ी महाभारत नहीं है इसमें, ये बहुत ईजी सा है। एलसीएम देख लिया आपने और एचसीएफ भी देख लिया कि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो ये सब आप नोट कर दीजिए।